ये जो डिस्कशन है वो जो ITS 16 हुआ जिसमें 12th का पूरा सिलेबस था, ये उसका डिस्कशन है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोला कि एक चार्ज क्यू है जिसका गॉसियन सरफेस रेडियस r था और उसके अंदर ये चार्ज क्यू रखा हुआ है। रेडियस को डबल कर दिया गया। जब रेडियस को डबल कर दिया गया तो बोला कि कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखो, फ्लक्स जो डिपेंड करता है ये इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है। एरिया कितना भी बड़ा कर दो तो चार्ज तो क्यू ही रहेगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 जो था सिर्फ फार्मूले पर बेस्ड था कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज क्यू इज प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड एट डिस्टेंस दिस। तो वैल्यू आप चार्ज, तो ये फार्मूला लगा लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है, के की वैल्यू पता ही है 9 × 10⁹, आर दिया हुआ है तो क्यू निकल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 कि मीडियम में, कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है, तो उसमें फोर्स दिया हुआ है कि 5 न्यूटन है और के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 20 दे रखा है। तो फोर्स इन एयर मीडियम पूछ रहा है, तो आपको पता होगा ये फार्मूला होता है एफ इन मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर बाई के। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ था इस तरह का सर्किट बना के कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी यानी VA माइनस VB पूछ रहा है। तो करंट इधर से जा रही है तो आप एक डायरेक्शन अपना मान लेंगे, ऐसे ये डायरेक्शन मान लेंगे और EMF का डायरेक्शन और वो जो किरचॉफ्स लॉ जो होता था, तो पहले क्या लिखेंगे VA और बैटरी का डायरेक्शन दिखा दो नेगेटिव से पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव EMF का डायरेक्शन है। तो अब ये लिखेंगे ऐसे, तो VA। अब जैसे 6 ओम रेजिस्टेंस है, आगे 2 एम्पियर करंट जा रही है तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप माइनस में आएगा IR। इस तरह से आप पूरा लिख सकते हैं और आंसर आपका आ जाएगा 48 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 व्हीटस्टोन नेटवर्क पे बेस्ड है। इसमें ये बोला गया कि 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 रजिस्टर हैं P और Q, 2 ओम का, ये P और Q, R और S दिया हुआ है। और बोला गया, अभी ये बैलेंस नहीं है लेकिन बोल रहा है कि जो S है, ये वाला S है और ये वैल्यू 3 ओम दिया है, P की वैल्यू 2 ओम, Q की वैल्यू 2 ओम, R की वैल्यू भी 2 दिया है, S की वैल्यू 3 दिया है। तो बोल रहा है कि इसके पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस का वायर जोड़ दें ताकि ये नेटवर्क जो है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो P/Q इज इक्वल टू P/Q इज इक्वल टू R बाई दिस, तभी तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आएगा, इसमें करंट नहीं जाएगी। तो जो आपने पढ़ा होगा, तो ये दोनों पैरेलल में जोड़ेंगे तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक। और यहाँ पे आप वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि 500 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को चार्ज किया गया 200 वोल्ट सप्लाई से, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से और एक अनचार्ज कैपेसिटेंस से फिर से उसको कनेक्ट कर दिया गया, तो लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप वैल्यू रखेंगे, C1 की वैल्यू 500, C2 की वैल्यू 500, V1 200, V2 0 है, वैल्यू आप रख लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो ये डाइपोल है -Q + Q और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर जाएगा, -Q से +Q की तरफ। और यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन यही होगी ना इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो यहाँ पर -Q की वजह से अंदर आएगा, +Q की वजह से बाहर जाएगा ये, और इसका रिजल्टेंट फील्ड ये आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा भाई, 180 डिग्री आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए थे टेस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ, बहुत ईजी है, ये फार्मूला आपको पता होगा। जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वो निकालने पर आता है EM/टाउ। टाउ को बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। तो VD और E के बीच का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप ऐसे देख सकते हो, VD को Y एक्सिस पे दिखाया गया, E को X एक्सिस पे, तो VD की जगह Y रख दो, E की जगह X रख दो, तो ये Y इज इक्वल टू MX टाइप का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ ऐसे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला गया कि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच पे बेस्ड है कि चार्ज बॉडी है जिसका मास 9 ग्राम है और इसका चार्ज 0.5 माइक्रोकूलम है और ये एक फिक्स चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम। ये उसकी तरफ 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पिछले टेस्ट में भी इस पर एक सवाल आया था, तो वहाँ पे मैंने बताया भी था
कि क्लोजेस्ट अप्रोच पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आर होता है वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता है। तो आप वैल्यू रख लेंगे, मास, वेलोसिटी, Q1 Q2 सारा दिया है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह का ये डायग्राम दिया है। तो पहले बोला गया कि ए, बी और सी पे ये चार्जेस रखे थे, ए पर 1 माइक्रोकूलम, बी पर 2 माइक्रोकूलम, सी पर 3, ओके, ये दिया हुआ है। तो पहले सिस्टम ये था। अब इसको 3 माइक्रोकूलम को हम शिफ्ट कर रहे हैं 4 मीटर के 0.4 मीटर के रेडियस पे, इस तरह से। तो पहले सिस्टम ये था, इसका मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, के Q1 Q2 बाई आर प्लस के Q1 Q2 बाई आर प्लस के Q1 Q2 बाई आर, ये दूरी 0.5 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से U1 निकाल लेंगे। जब इस चार्ज को हम आगे 4.4 मीटर के रेडियस पे ला रहे हैं, तो अब ये सिस्टम ऐसे बन गया, ए तो यहीं पे रहेगा, बी यहीं पे रहेगा, डी वाला यहाँ से 0.4 मीटर की दूरी पे आ जाएगा ए से। सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर भी फिर से 3 पेयर्स बनेंगे, ए और बी के बीच में, बी और डी के बीच में, ए और डी के बीच में। फार्मूला वही लगेगा, के Q1 Q2 बाई आर, U2 आ गया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, इसमें आप डायग्राम देखिए एक बार कि इसमें पहले इस तरह से जोड़ा गया E1 E2। तो E1 और E2 आप देख रहे हैं कि दोनों रिवर्स पोलैरिटी में है, क्योंकि डायरेक्शन जो है देखो, इसका इधर गया, इसका इधर गया, ठीक है ना। और जितना EMF आता है लेंथ उतनी ही उसी के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि लेंथ का प्रोपोर्शनल होगा। दूसरे केस में दोनों सेम पोलैरिटी में हो गए, और आपने पढ़ रखा है पहले कि E इज प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, E1 रिवर्स पोलैरिटी था तो E1 माइनस E2, और तब बैलेंसिंग लेंथ 150 सेंटीमीटर मिला है। दूसरे में सेम पोलैरिटी हो गया तो E1 प्लस E2, तो देखो लेंथ बढ़ गया, तो E1 माइनस E2 बाई E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 150 बाई 200। सॉल्व कर लीजिएगा, E1 E2 का रेशियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न का रेशियो दिया हुआ है, NS बाई NP इज इक्वल टू IP बाई IS होता है, आपको ये पता ही होगा, और वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेंगे। सेकेंडरी में लोड रेजिस्टेंस में कितनी करंट की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये दिया हुआ है कि 2 पैरेलल वायर्स हैं जिनका करंट दोनों में 20 एम्पियर है, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ और किस तरह का फोर्स लगेगा। तो जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होता है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फार्मूला है। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷। I1 I2 ये 20 दिया हुआ है, और बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से। 14 जो है ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है डायमैग्नेटिक मटेरियल की। तो उसमें पता है आपको रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम होती है और सस्पेक्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, तो केवल पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा था उससे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे तो EMF की वैल्यू दिया हुआ है और करंट की वैल्यू दिया हुआ है। तो जो पावर एवरेज होता है आपको पता है फार्मूला VRMS IRMS cos phi होता है। cos phi मतलब फेज डिफरेंस, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकाल लो। तो घटा के देखेंगे तो फेज डिफरेंस आएगा 60 डिग्री। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया, VRMS IRMS cos 60, आंसर मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 16 में ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में सवाल है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर जो कॉइल होता है उसका रेजिस्टेंस मैं G मान रहा हूँ, और जो सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस का वायर जोड़ते हैं वो 975 ओम है, और ये 0.005 एम्पियर की करंट जा रही है, और टोटल जो रेंज दिया है वो 5 वोल्ट दिया है। तो ये जो रेंज मिलता है ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप मिला के होता है। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I × G, और इसमें आएगा I × R। तो I तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो G + R सॉल्व करेंगे, G की वैल्यू 25 ओम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोला कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है, और दोनों एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करते हैं विद सेम स्पीड। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियाई। तो देखो जो प्रोटॉन का अगर चार्ज मैं Q मान लूँ और मास M मान लूँ, तो न्यूट्रॉन का मास होगा 2m, चार्ज तो Q ही होगा, और अल्फा पार्टिकल का मास 4m और चार्ज 2Q होगा। तो R बराबर mv/qb देखें अगर, तो V और B तो सेम है, तो मेनली रेडियस डिपेंड m/q के रेशियो पे करेगा। तो उस हिसाब से मैंने लिख लिया रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, और रेशियो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में ये चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, V दिया हुआ है xi + yj, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है yi + xj, और बोला कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो आपको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, QV × B लगता है। तो अब ये फोर्स 0 होगा तभी तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा, या उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये 0 होने के लिए V × B 0 होना चाहिए।
और आगे ये आप क्रॉस प्रोडक्ट लेके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया हुआ है कि इसमें देखो करंट जो है ये क्लॉकवाइज घूम रही है और ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से तो करंट आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पॉइंट इसी लाइन पे है। इसकी वजह से और इसकी वजह से सबके नाते आप दाएं हाथ की उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगा और यानी दोनों वेक्टर जुड़ जाएंगे। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया है और जो फार्मूला होता है μ0/2 IR θ/2π, वहाँ से आप करके ये सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो इसमें घूम रहा है v स्पीड से या ओमेगा, आंसर तो खैर ये ओमेगा और सबके फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर पहले जो फार्मूला लिखेंगे तो μ0/2 I/R होता है और करंट निकालनी पड़ेगी Q/T होता है और T बराबर होता है 2π/ω, ठीक है। और चूंकि आंसर में v और ओमेगा दोनों के फॉर्म में दिया है तो बाकी आप I की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिएगा, तो आंसर आपको C मिल जाएगा। और अगर v के फॉर्म में निकालना होगा तो ओमेगा की वैल्यू v/R लिख सकते हैं, v बराबर R ओमेगा वाले फॉर्मूले से। आंसर आप मैच करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में ये वायर y है, z x, तो इस पर फोर्स पूछ रहा है। तो देखो बेटा, इसके और इसके बीच में दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया और सारा डाटा सेम है, करंट सेम है, बीच की दूरी सेम है। तो F1 F2 का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया उसी फार्मूले से μ0/2 π I1 I2/d, और चूंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस थ्योरम वेक्टर का जो मेथड होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो क्या करते हैं, √a² + b², वो फार्मूला यूज़ करके आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 22 में ये दिया हुआ है और करंट इसमें बोल रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, 22 है तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपको पता है कि जैसे किसी कॉइल में, जब किसी कॉइल में, जैसे मान लो ये कॉइल है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है और करंट जो है किसी रेट से डिक्रीज़ हो रहा है तो EMF इसको सपोर्ट करेगा और EMF का हमेशा माइनस से प्लस होता है, यानी ये नेगेटिव पोलैरिटी होगी, ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। तो ये तो डायरेक्शन पता चल गया और मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे L/di/dt से, तो वही काम किया गया है। मैग्नीट्यूड हमने EMF का निकाल लिया है। अब ये जो बन गया, एक बैटरी बन गई जिसमें बैटरी को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर से जो किरचॉफ लॉ में ये आप यूज़ करते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल मान लीजिएगा और VA से लेकर के आप ये ऐसे लिख लेंगे। बाकी आपको किरचॉफ लॉ में बताया ही गया है। अभी इसमें भी एक सवाल अभी कुछ देर पहले ही कराया था। क्वेश्चन नंबर 23 में ये दिया हुआ है कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दे दिया गया है, RMS वैल्यू। तो RMS निकालने के लिए V/RMS/इम्पेडेंस चाहिए और यहाँ पर इम्पेडेंस का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा, X = 1/ωc होता है और V/RMS हो जाएगा, पीक वैल्यू दिया है 400√2, तो √2 से डिवाइड कर दिया तो V/RMS 400। आप सॉल्व कर लीजिएगा आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 24 में ये इंडक्टर में करंट और टाइम का वेरिएशन दिया हुआ है और जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है 8 मिलीवोल्ट वो दिया हुआ है। तो V = आप ये फार्मूला लिखते हैं ना L/di/dt, तो ये 8 मिलीवोल्ट है, L और di/dt दिया हुआ है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा, आपका आंसर आ गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25 ये बोला गया कि कन्वेक्स लेंस है, जिसको आप देख लीजिए क्वेश्चन। एक कन्वेक्स लेंस को डिप किया गया लिक्विड में, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो पता है ना जब ऐसे मीडियम में डुबोते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। कन्वेक्स है तो कॉन्केव बन जाएगा, कॉन्केव है तो कन्वेक्स बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में ये बोला गया कि इंटेंसिटी I है और ये एक तरह से मोनोक्रोमैटिक वेव का ही एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम I आ गया, तो दोनों जो वेव हैं तो आप फार्मूला लिखते हैं ना, I = रिजल्टेंट I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। तो चूंकि मैक्सिमा है तो फाई तो 0 डिग्री ले लेते हैं, 0, 2π 4π बात एक ही है। तो I = I1 + I1 कर दिया, क्योंकि दोनों का तो इंटेंसिटी सेम ही होगी ना दोनों वेव की। तो I1 + ये सॉल्व करके हमने जो एक वेव है उसकी इंटेंसिटी निकाल लिया I/4। अब बोल रहा है कि अगर हर वेव की इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, फिर से वही फार्मूला, ये आपके सामने सॉल्यूशन दिख रहा है। I1 था तो 2I1 करके सॉल्व किया और I1 की जगह π/4 रख दिया, तो आंसर आपको मिल गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया हुआ है, ये दिया है कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ये सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। डेल्टा = I1 + I2 - A। तो जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो 20 डिग्री। आपको रे डायग्राम याद भी होना चाहिए,
कि ये ऐसे लाइट रे आ रही है, ये I1 होता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये ऐसे निकलता है, तो ये I2 है, ये R1 है, ये R2 है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 28 तो सीधे फार्मूले पर है कि दो लेंसेज हैं डिफरेंट पावर के, दोनों का कॉम्बिनेशन पावर का, तो P = P1 + P2। और अगर फोकल लेंथ पूछता तो पावर निकालने के बाद जो फोकल लेंथ होता है 1/पावर, पावर डायोप्टर में होता है, फोकल लेंथ मीटर में होता है, सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 29, ये प्रेशर निकालने का फार्मूला है 1 + R/C। R जो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, और चूंकि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो R = 0 होगा। प्योरली रिफ्लेक्टिंग होता तो R = 1 रख देते तो I/C आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें अनपोलराइज लाइट है, तो आपको पता है कि जब अनपोलराइज लाइट तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करती है 360 डिग्री। तो जब आप इसको पोलराइजर से पास कराते हैं तो ये जो है इतना बाहर निकलता है पोलराइज होके, तो I0/2 तो I0/2 तो पोलराइज होके ट्रांसमिट हो गई। अब जो नहीं हुआ तो I0/2 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव लेंस को मिलाया गया, तो दोनों का अलग अलग पहले फोकल लेंथ निकालेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला से, और तब कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला आपको पता है ये होता है। तो पहले हम इसको निकालते हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मान लो ऑब्जेक्ट इधर था तो इधर से लाइट रे जा रही थी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो पहले प्लेनो कन्वेक्स लेंस का निकालते हैं, प्लेनो कॉन्केव लेंस का पहले निकालते हैं, ठीक है। तो ये 1/f1 फार्मूला लिखेंगे μ1 - 1/r1। तो देखो ये तो प्लेन सरफेस है ना, तो इसका तो R इन्फिनिटी होगा, और ये जो है इसका ऐसे है तो इसका रेडियस इधर होगा, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट है इसलिए -r रखा। फिर ये प्लेनो कॉन्केव लेंस आप देखेंगे यहाँ पे, तो 1/f1 1/f2 फिर से फार्मूला लिखा। अब यहाँ पर ये वाला -r1 की जगह -r होगा और R2 की जगह इन्फिनिटी होगा, वो रख दिया, और दोनों को लेके आपने सॉल्व कर लिया। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा। ये सोल्यूशन आप पूरा देख लीजिए, f1 कैसे निकाला गया, फिर f2 कैसे निकाला गया, और फिर 1/f = 1/f1 + 1/f2। ऐसे क्वेश्चंस में जो ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वो साइन कन्वेंशन को लेके होता है। अगर साइन कन्वेंशन में कोई डाउट है तो मेरा नंबर सबके पास है ही, आप वहाँ से मुझसे पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया कि एक प्रिज्म को जैसे एयर में निकाल लिया, उसका तुमने डेविएशन एंगल, तो μ - 1 × a होता है। अब जब उसको हमने वाटर में डुबो दिया तो जो डेल्टा फार्मूला आप लिखते हैं μ - 1 × a, तो एयर में होता है तो नीचे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब अगर वाटर में डुबोगे तो यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, तो डेल्टा बराबर μ/μ(water) - 1 × a, ठीक है। तो ये आ गया a/8 सॉल्व करने पे, तो आप देख रहे हैं कि 1/4 रिड्यूस हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर आप 33 देखिए, तो Imax/Imean का फार्मूला सीधे ये होता है, और Imax/Imean का रेशियो ये दिया हुआ है, ओके। Imax/Imean का रेशियो ये दिया हुआ है, तो अब इसको आप बस सॉल्व ही करना है यहाँ पे, ओके। आप इसको बड़े आसानी से आप सोल्यूशन देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये सवाल आप पढ़ लेंगे तो चार्ज पार्टिकल जो है उस मैग्नेटिक फील्ड में जाने पर फोर्स कितना लगेगा। तो F बराबर आप लिखेंगे QBB, तो हमको तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो होता है स्पीड ऑफ लाइट = E0/B0 होता है, ओके। तो B0 आपने निकाल लिया, और ये B0 जब आपने निकाल लिया, ठीक है, जब B0 आपने निकाल लिया तो फोर्स की वैल्यू QBB, ये सॉल्व कर लीजिए आप आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें भी वही सवाल है फिर कि लेंस को हमने वाटर में डुबो दिया है तो फोकल लेंथ, तो आप देखो 1/fa, भले जब एयर में निकाल रहे हैं तो ये फार्मूला, वाटर में लिया तो μg/μw रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे, μg की वैल्यू 3/2 दिया है, μw की वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं, रेशियो आ जाएगा आंसर 1/4। क्वेश्चन नंबर 36 डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे है। जैसे आपने लैम्डा के बारे में पढ़ा हुआ है कि h/mv होता है, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा q × ΔV, और आपको पता है कि मोमेंटम को 1/√2m लिखते हैं, k इस काइनेटिक एनर्जी, और k बराबर q × ΔV, और यहाँ पर आपको h की वैल्यू जो प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में ये दिया कि हाफ लाइफ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का दिया हुआ है 15, ठीक है, 15 दिया हुआ है, और बोलता है कि
जब इसका 3/4 मास जो है वो इंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो कितना बचा? 1/4 बचा। तो n इजिकल टू n नॉट 1/2 टू द पावर n, तो n की वैल्यू 1/4, मतलब n बाई n नॉट का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ये रिमेनिंग है, ये इनिशियल था 1/4। सॉल्व किया तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्मॉल n जिसको बोलते हैं वो 2 आ गया, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की वैल्यू होती है टोटल टाइम बाई हाफ लाइफ, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 38 डेज का। क्वेश्चन नंबर 38 में, ये तो एनसीईआरटी आप खोलेंगे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो पहले या दूसरे पेज पे ही ये सीधे ग्राफ दिया हुआ है कि करंट और इंटेंसिटी का ये रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में सीरीज लिमिट, बॉमर सीरीज। सीरीज लिमिट का मतलब यह है कि जैसे बॉमर सीरीज में लास्ट जो n होता है वो 2 होता है और m इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। लिमिट का मतलब यही होता है। तो n की जगह पर 2 रख दिया, m की जगह इनफाइनाइट, और लैम्डा की वैल्यू आपको आ जाएगी। और फार्मूला पता ही है, 1/λ इजिकल टू आर जेड स्क्वायर बाई 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। और चूंकि कुछ नहीं दिया है तो इसको हाइड्रोजन ही मानना पड़ेगा, है ना। वैसे वहाँ पे देना चाहिए था, क्वेश्चन में हाइड्रोजन लिखना चाहिए था, तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे इससे, लेकिन नहीं दिया गया तो आप हाइड्रोजन मान के कर लीजिए। 40 इसमें ये दिया है क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फार्मूला होता है लैम्डा बराबर h/√3m KT फार्मूला होता है। फार्मूला पता रहेगा तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में बहुत इजी क्वेश्चन है। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वर्क फंक्शन दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 0.5, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो EV0 होता है, और ये वैल्यू दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये EV0 ई कैंसिल, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बचा वो 0.5 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन। 42 थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। तो इसमें जैसे पावर दे रखा है और बोलता है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड होंगे पर सेकेंड, तो एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लो पहले h न्यू से, और टोटल नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो हो जाएगा कि ये वाट का मतलब हुआ कि जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में इतनी एनर्जी आ रही है, और एक फोटॉन का एनर्जी इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएगा? जो एक सेकंड की टोटल एनर्जी है और बाई एनर्जी आप 1 फोटॉन डिवाइड कर देंगे। 43 में ये डायग्राम आप देख लीजिए, आइडियल डायोड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 3 है। ये तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप करेगा नहीं क्योंकि ये आइडियल है। तो 4 - 1 3, 3/300 V/R, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, आंसर आ जाएगा। 44 में बोला गया कि भाई नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो नैंड गेट का मतलब होता है कि नॉट प्लस एंड से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, नॉट प्लस एंड से। तो एंड पहले आता है, नैंड फिर बाद में आ जाता है, क्या सॉरी, नॉट एंड जो है पहले आ जाएगा, नॉट बाद में चला जाएगा। अब इसका आपने ये लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने बना लिया, अब आप इनपुट डाल दो A और B। तो एंड है तो AB आ जाएगा यहाँ पे, और ये नॉट गेट है तो पूरा इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, तो AB बाहर आ जाता है ये। तो चौथा ऑप्शन मैच कर जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 45 जो ट्रांजिस्टर पर बेस्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, और आउटपुट रेजिस्टेंस 5000 एंड इनपुट रेजिस्टेंस 200 दिया है। इफ द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज 10 मिली वोल्ट दिया है, तो आउटपुट पूछ रहा है, बीटा की वैल्यू 50/40 है। सीधे सीधे फार्मूला है बेटा, ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन है, बीटा इंटू आर आउटपुट बाई आर इनपुट होता है, और वोल्टेज आउटपुट क्या होता है, ये वोल्टेज मैग्नीफिकेशन जो होता है ना, क्या होता है ये V आउटपुट बाई V इनपुट, सारा वैल्यू दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो सोल्यूशन में देरी हो जाती है, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, आपको कम से कम 2 दिन, अगले टेस्ट के 2 दिन पहले मिल ही जाएगा। बहुत सारा काम रहता है, इस वजह से कभी कभी सोल्यूशन बनाने में डिले हो जाता है, ठीक है। परेशान नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा फिजिक्स का।